तो आज का हमारा बेटा टॉपिक होगा ओम्स लॉ। और ये दिया था एक जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने। ठीक है, कहता क्या है ओम्स लॉ, उसको एक पहले तो ना मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। डायग्राम समझो, ठीक है, डायग्राम समझो ना। डायग्राम के जरिए मैं बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में ओम्स लॉ कहता क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक ना कंडक्टर है। ठीक है, हमारे पास क्या है, कंडक्टर। तो मैं तुम्हें कंडक्टर बना के दिखा रहा हूँ। तो देखो, ये हमारा एक कंडक्टर है बेटा। अब इसके दो टर्मिनल हैं। मान लो ये दो पॉइंट कह लो या दो एंड कह लो। तो एक एंड का नाम x और एक एंड का नाम बेटा y है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं और यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो इसका एंड y है ना, वहां पे चार्जेस का वो चार्जेस ज्यादा है ना। आप डायग्राम में देख रहे होंगे, एक एंड x है और एक y है। y पे चार्जेस ज्यादा हैं, x पे कम है। मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस, चार्जेस का डिफरेंस है, यानी पोटेंशियल का डिफरेंस है। समझ में आ रही बात कि दोनों एंड पे चार्जेस में डिफरेंस है, जिसे अपन क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये कितना डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जब हमें उसका पता लगाना हो तो हमारे लिए ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ओम्स लॉ यही कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर, ठीक, in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it। देखो क्या कहा ओम्स लॉ ने। ओम्स लॉ ने कहा कि ना, एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे पास दिख रहा होगा आपको, जो मैंने बनाया है। तो उसके दोनों एंड्स के बीच, द एंड्स ऑफ गिवन मेटालिक वायर, वायर भी हो सकता है, कंडक्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना V, जिसे हम V से डिनोट करते थे, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, V। तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V था, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional to the current flowing through the circuit। दोनों टर्मिनल्स x और y के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस V था ना, V, वो बेटा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट थ्रू दी सर्किट। यही है हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर के दो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस V, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट। सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी हमने लिखा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और आपको पता है कि आप जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटाते और इक्वल लगाते तो कोई ना कोई तो कांस्टेंट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जो कांस्टेंट लगता है वो R लगता है। यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट लगता है बेटा वो R है। ठीक है, तो R इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटालिक वायर। एक पर्टिकुलर मेटालिक वायर के लिए R कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है एक गिवन टेम्परेचर पे, एक गिवन टेम्परेचर पे। और उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, की हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, दिस इज आवर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो R इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर गिवन मेटालिक वायर। हर वायर की R की वैल्यू फिक्स होती है। आयरन के वायर की R की वैल्यू फिक्स होगी, है ना। कॉपर के वायर की फिक्स होगी, और वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है तो उस टाइम पे फिर R की वैल्यू भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, और R जो है ना, R वो हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या है, R रेजिस्टेंस है। ठीक है, R का मतलब यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस। तो अभी हमने यही बताया कि रेजिस्टेंस एक क्या है, कांस्टेंट है ना। लेकिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो रेजिस्ट करती है फ्लो ऑफ चार्जेस को थ्रू इट।
जब किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो करते हैं तो रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी जो उन चार्जेस के फ्लो को रोकती है, ठीक है, वो चार्जेस के फ्लो को रोकती है कंडक्टर के थ्रू, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू द कंडक्टर। और इसकी वैल्यू क्या आती है तो तुम्हें पता है, यहाँ देखो आई कहाँ से, गौर से देखना, मैं निकाल के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इक्वल टू आई आर, यही कहता है। पर मुझे अगर R निकालना है तो R निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, सुनो, I को V के नीचे पटकना है। देखो V इक्वल टू आई आर था ना, R निकालना है तो बस I को V के नीचे पलट दो, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन आई। R की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, V अपॉन आई। और रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है। उसी साइंटिस्ट को ऑनर करते हुए दी गई है ओम। फिर आपसे कहेगा कि ओम, ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना, जॉर्ज साइमन ओम। फिर अब आपसे कहेगा कि डिफाइन वन ओम, डिफाइन वन ओम। तो वन ओम क्या है, जब किसी कंडक्टर के दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, जब किसी कंडक्टर के दो एंड्स के बीच, जैसे कि यहाँ कि हमारे x और y के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 ओम है और इस सर्किट के थ्रू अगर करंट, ठीक है, सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर, वो करंट कितना हमारा 1 एम्पियर, तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1 ओम। सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम, ठीक। तो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट, दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है और करंट सर्किट के अंदर 1 एम्पियर है, तो जो सर्किट का रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 ओम। तो 1 ओम देखो कैसे आएगा, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। और सिंपल शब्दों में कहें, सिंबल की फॉर्म में, तो देखो ये रहा सिंबॉलिक फॉर्म में 1 ओम, ओम का ये साइन है, ये वाला ये ओम का साइन है, ठीक है। तो 1 ओम क्या आएगा, 1V बाई 1A, ठीक है। और ज्यादा अगर इजी लिखना है तो 1 ओम इज इक्वल टू 1VA माइनस 1 वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। अब तुम्हारे पास फॉर्मूला है ना, देखो R इज इक्वल टू V I, है ना, R ऊपर है, I नीचे, इक्वल टू के नीचे I, तो इसका मतलब क्या हो गया, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। यहां समझो, जिसको नहीं समझ आ रहा है ये मैंने क्या बोल दिया, तो देखो आप एक चीज समझो गौर से, वो कैसे बता रहा हूं मैं, कैसे आई ये चीज। हमारे पास फॉर्मूला है ना, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। R ऊपर है और V इज इक्वल टू के दूसरी साइड में नीचे है, यानी एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली, ठीक है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। तो मतलब क्या है इसका, कि अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा देते हो, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ा देते हो तो करंट अपने आप कम हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस घटा देते हो तो करंट अपने आप ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये है इसका मतलब। ओम्स लॉ में मैं एक पॉइंट बताना भूल गया था, जरा ध्यान देना कि शुरू से एक बार दोबारा से मैं एक रिकॉल करा देता हूँ आपको ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का मतलब क्या है कि जब हमारे पास एक कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, उसके दो एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो चार्जेस का डिफरेंस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, सर्किट में कितना करंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा, प्रोवाइडेड, ये लाइन भूलना भूल गया था, प्रोवाइडेड
इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, ठीक है, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, क्योंकि जहां टेम्परेचर कम ज्यादा हुआ वहां पे फिर इसकी वैल्यू में भी चेंज आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट विल हैपन टू द करंट इफ रेजिस्टेंस इज डबल्ड। उससे पहले आप ये चीज देखो, आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो कह रहा है कि करंट को क्या होगा अगर आप रेजिस्टेंस को डबल कर देते हो, ठीक है। तो आंसर है द वैल्यू ऑफ करंट विल रिड्यूस टू हाफ। देखो रेजिस्टेंस डबल कर दिया, करंट के साथ उल्टा होगा, वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। जिस फैक्टर से रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना उसी फैक्टर से करंट डिक्रीज होगा। तुमने 2 के फैक्टर से रेजिस्टेंस को बढ़ाया है तो 2 के फैक्टर से करंट डिवाइड हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ करंट विल रिड्यूस टू हाफ when resistance is doubled, as current is inversely proportional to resistance, क्योंकि करंट जो है ना हमारा वो रेजिस्टेंस के क्या है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर कहेगा मैथमेटिकली भी दिखाओ, उसको सॉल्व करके दिखाओ। तो अब ये चीज बड़े गौर से देखना, बहुत प्यारी सी चीज है, कोई हार्ड नहीं है ना, बस ध्यान दोगे तो समझ आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ 2 केस हैं, एक नॉर्मल जब ना रेजिस्टेंस बढ़ाया था और ना करंट बढ़ाया था, नॉर्मल। तो मान लो केस 1, तो केस 1 में जो हमारी इनिशियल v की वैल्यू थी, v की वैल्यू, ठीक है, v1 वो हमारा v था। जो हमारा करंट था वो हम मान लो I था, और जो रेजिस्टेंस था वो बेटा था हमारा R, ठीक है, क्या था रेजिस्टेंस R, ठीक। तो या I भूल जाओ, I हम निकाल लेंगे, ठीक है, I को भूल जाओ, I वी हैव टू फाइंड। तो इस केस में हमें ये निकालना है कि करंट कितना है। तो आपको पता है, फॉर्मूला तो पता ही है ना, कि वी हैव, ठीक है, v इज इक्वल टू आई आर। तो अगर मुझे I1 निकालना है, क्या निकालना है, I1, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो I यहीं छोड़ दो, है ना, V1 बाई R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I1 V1 बाई R1, है ना। और तो तुम्हारा I1 जो हो जाएगा, V1 की वैल्यू V है और R1 की वैल्यू I है। तो तुम्हारा जो I1 है वो बेटा कितना आएगा, V अपॉन R, ये मेरा I1 हो जाएगा। केस 2 में क्या किया है, गौर से समझो। केस 2 में जो है ना, कह रहा V2 तो V ही रहने दो, वोल्टेज उतनी है, वोल्टेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। बस क्या बोला, रेजिस्टेंस इज डबल्ड। क्वेश्चन में क्या बोला है, रेजिस्टेंस इज डबल्ड, रेजिस्टेंस को डबल कर दिया है, ठीक है। तो चेंज आया है R2 की वैल्यू में, और वो पहले से 2 गुना ज्यादा है, 2R। तो अब कहता है I2 कितना होगा। तो अगेन आपको पता है ना, कि I2 क्या होगा, V2 बाई R2, V2 बाई R2 ही तो होगा। अब वैल्यू रखो बेटा, तो V2 तो V ही है, और R2 कितना है, 2R, R2 कितना है, 2R, है ना। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो बेटा ये 1/2 अलग कर दो, इंटू V बाई R, यही आ रहा है हमारा I2, V बाई R। और तुम्हें पता है V बाई R इक्वेशन 1 में किसकी वैल्यू थी, I1 की। तो जो तुम्हारा I2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ V बाई R की वैल्यू रख दो, I1, है ना। पहले केस में जितना करंट था उसका हाफ हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। वही तो लिखा, द वैल्यू ऑफ करंट विल रिड्यूस टू हाफ। करंट की वैल्यू पहले के केस में जब तुम रेजिस्टेंस डबल करोगे तो अब हाफ हो जाएगी, ठीक है। ये रहेगी हमारी डेरिवेशन। तो एक क्वेश्चन और देखो, कह रहा व्हाट हैपेंस टू द करंट, व्हाट हैपेंस टू द करंट
when the resistance is increased by 3 times, रेजिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया जाए, 3 गुना बढ़ा दिया जाए, तो तुम्हें फिर से पता है कि रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो अगर रेजिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा दोगे तो करंट जो है वो 1/3 हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू के। करंट 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू से। मान लो करंट पहले 30 एम्पियर था, 1/3 हो जाएगा तो 10 एम्पियर ही रह जाएगा। ठीक है, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी देख लो, करने को बोल देता है। तो अगेन देयर विल बी 2 केस। ठीक है, एक केस 1 होगा, केस 1 में हमारे V1 तो V रखना है, V को तो कांस्टेंट रखना है केस में। ठीक है, R1 को हम मान लेते हैं R। तो इस केस में हमारा I1 जो आएगा बेटा वो क्या आएगा, V1/R1। V1 कितना है V, और R1 भी कितना है R। तो I1 आया बेटा मेरा V/R, दिस इज इक्वेशन 1। केस 2 में क्या किया गया, देखो केस 2 में रेजिस्टेंस ट्रिपल कर दिया है। ठीक है, तो V2 इज इक्वल टू V ही रहेगा, बस R2 की वैल्यू 3R कर दी गई है। तो अब हमारा I2 कितना आएगा, तो I2 क्या आएगा, देखो बेटा V2 बाई, पहले तो क्वेश्चन मार्क लगाना था, कोई नहीं। ठीक है, वो आपसे पूछेगा I2 क्या, तो मैं डायरेक्ट ही निकाल रहा हूँ। I2 आएगा बेटा V2/R2, और V2 है हमारा V और R2 है 3R, है ना। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने बैठ के आप, तो I2 इज इक्वल टू आएगा 1/3 इंटू V/R, यही तो आएगा। और अगर आप गौर से देखेंगे ना, ठीक है, तो V/R इक्वेशन 1 में देखो I1 की वैल्यू है, तो I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 V1, नहीं I1, 1/3 V/R की वैल्यू तो I1 है ना, 1/3 I1, 1/3 I1। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, हमारा करंट जो है ना, नया वाला करंट I, ठीक है, I2 1/3 हो गया I1 के, 3 गुना कम हो गया, 1/3 हो गया ना I1 के। तो यही तो लिखा था, द करंट विल रिड्यूस टू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी I1, उसका 1/3 डिक्रीज हो चुका है, या 1/3 हो गया। ठीक है, चलो, तो अब आता है रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट का वो कंपोनेंट है जो किसी भी सर्किट में करंट को रेगुलेट करने के काम आता है। किसी भी सर्किट में करंट को रेगुलेट करने के काम आता है, बिना वोल्टेज सोर्स को चेंज किए, बिना वोल्टेज सोर्स को चेंज किए। ठीक है, नहीं समझ आ रहा, देखो मेरे पास एक बैटरी है 6 वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी है, और उसमें ना क्या हो रहा है कि जब मैं क्या करता था, 6 ओम का 6 ओम का एक इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करवा रहा था, तो 1 एम्पियर करंट विड्रॉ कर रहा था, वो 1 एम्पियर करंट क्या कर रहा था, विड्रॉ कर रहा था। ठीक है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इस सर्किट इस के अंदर ये जो हमारा सर्किट है उसमें 2 एम्पियर करंट आए, और मैं बैटरी चेंज नहीं करना चाहता, मतलब वोल्टेज सोर्स को बंद चेंज नहीं करना चाहता। ठीक है, मेरा वोल्टेज सोर्स में सेम ही रखना चाहता हूँ, बैटरी में 6 वोल्ट की ही रखना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे सर्किट से 2 एम्पियर करंट दौड़े, तो वोल्टेज चेंज करनी नहीं है, तो बचा क्या हमारे पास, जिसको हम चेंज कर दें कि हमारा करंट जो है चेंज हो जाए, रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या रेजिस्टेंस। ठीक है, रियल लाइफ में समझो, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है, उसमें आपने देखा होगा जीन्स, कॉटन, लाइक्रा और पता नहीं क्या क्या तो फंक्शन दिए होते हैं, है ना। कॉटन का हैंकी प्रेस करना ना, आयरन करना बड़ा आसान है,
सबसे कॉटन वाले पे करो और तुरंत 2 मिनट में रगड़ देती है, वो साफ बढ़िया करके प्रेस मार देती है। लेकिन जब बात आती है जीन्स की या फॉर्मल पैंट्स की या फिर शर्ट्स की प्रेस करने की जब बारी आती है, तो भैया बिजली ज़्यादा चाहिए, करंट ज़्यादा चाहिए। तो अब ऐसा तो नहीं है कि तुम 200, तुम्हारे घर में तो पूरे घर में तो 220 वोल्टेज ही आ रहा है ना, जिस प्लग में डालोगे उंगली उसमें 220 वोल्ट आ रहा है, और तुम्हें करंट ज़्यादा चाहिए, है ना। और तुम्हारे जो प्रेस के नॉब्स हैं, पिन है, जो उसका प्लग है, उसके वो नॉब्स भी वो उतने ही मोटे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जीन्स प्रेस करनी है तो आप प्लग खोलोगे वो प्रेस का और दूसरा प्लग ठूस के और मोटे वाले प्लग में घुसा दोगे, ये भी नहीं करोगे। प्लग तो वही रखोगे, सब कुछ वही रखोगे। तो करना क्या है, तो आपके उस प्रेस के ऊपर एक फंक्शन होता है जिसपे लिखा होता है कॉटन, तो आप उस नॉब को घुमा देते हो और कॉटन पे ला देते हो। तो जो नॉब घुमाई है ना, वो नॉब जो है एक्चुअल में रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जैसे ही तुम नॉब को घुमाकर जीन्स पे करते हो, तो होता क्या है, तुमने जब ही नॉब घुमाई तो आपकी प्रेस का जो रेजिस्टेंस था वो आपने कम कर दिया। रेजिस्टेंस कम कर दिया मतलब अब प्रेस में करंट ज्यादा आ रहा है, समझ में आ गई बात। प्रेस का रेजिस्टेंस कम कर दिया तो प्रेस में करंट ज्यादा आ रहा है, समझ में आ गई बात। और ज्यादा करंट आएगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और प्रेस जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो रियोस्टेट क्या है, अब आपको पता चला। रियोस्टेट एक वो कंपोनेंट है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट का जो करंट को रेगुलेट करने के काम आता है बिना वोल्टेज सोर्स चेंज किए। देखो आपने वोल्टेज सोर्स चेंज किया क्या, प्लग चेंज किया नहीं किया, है ना, लेकिन आपने फिर भी करंट बढ़ा लिया ना, कैसे बढ़ाया, रेजिस्टेंस ही तो चेंज किया ना, वो नॉब घुमाया, तो वो नॉब रेजिस्टेंस को चेंज करने का काम करता है, ठीक है। और उस नॉब को बोलते हैं रियोस्टेट, ठीक है। तो आई होप कि रियोस्टेट का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये वो कंपोनेंट है जो वोल्टेज को चेंज किए बिना करंट को रेगुलेट कर देता है, आपकी इच्छा के अनुसार आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को पास ऑन करता है, ठीक है। जैसे आप सर्दियों में भी गीजर है, उसमें 3 फंक्शन होते हैं, लो मीडियम हाई, है ना। जनरली हम मीडियम पे रखते हैं, अगर उस गीजर से पूरे घर में पानी जा रहा है, किचन में भी जा रहा है, बाथरूम में भी जा रहा है ना, तो उसको मीडियम में रखते हैं, क्योंकि किचन में मम्मी ने अगर बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए, है ना, और वहाँ पे मिक्सचर वाला नहीं लगा है कि जो पानी को मिक्स करके नॉर्मल करके भेजता है, वो मिक्सचर नहीं लगा है ना, खाली गर्म पानी का नल का अलग है, ठंडे पानी का नल का अलग, और मम्मी ने कहा चलो आज बर्तन धोते हैं भाई, ठंडी आ गई तो गर्म पानी से धोते हैं, और तुमने हाई पे अगर गीजर कर रखा होगा तो इतना हाई, इतना खौलता हुआ पानी हाथ पे गिरेगा, हाथ जल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसको मीडियम पे सेट कर लेते हैं। लेकिन किसी दिन तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे थे, लेट उठे और तुम्हें पानी तुरंत गर्म चाहिए, तो क्या करते हो, उसके नॉब को घुमा के हाई पे कर देते हो, 10 मिनट में पानी खौला देता है ना। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं हो रहा है, बस आप कुल मिलाकर यहाँ पे करंट बदल रहे हो, जितना ज़्यादा करंट दोगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और वोल्टेज सोर्स तो चेंज नहीं कर सकते कि भाई 220 की जगह 420 आ जाए, नहीं, ठीक है। चलो, फिर भी बेटा अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रियोस्टेट एक्चुअल में है क्या, है ना, रियोस्टेट एक्चुअल में है क्या। तो ये बुक में आपकी एक्टिविटी 12.2 दी हुई होगी, नई बुक में देख लेना कौन सा चैप्टर है उस हिसाब से। तो अभी आपको एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में, इस चैप्टर में सेकंड एक्टिविटी है कि आपको एक निक्रोम वायर लेना है, मैंने साइड में बनाया हुआ है, एक टॉर्च का बल्ब लेना है और एक 10 वॉट का बल्ब लेना है, एक एमीटर लेना है 5 एम्पियर का, और एक प्लग की यानी की लेनी है, और कुछ कनेक्टिंग वायर्स लेने हैं। और उसके बाद में जैसा मैंने सर्किट बनाया हुआ वैसा सर्किट बनाओ, और ना वायर्स के बीच में गैप क्रिएट करना एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई गैप क्रिएट करना। फिर क्या करना, एक बार जो है ना उस गैप में निक्रोम का वायर डालना, एक्स वाई के बीच में निक्रोम के वायर को प्लेस कर देना, निक्रोम के वायर का एक एंड एक्स से टच करा देना और एक वाई से कनेक्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद एमीटर में रीडिंग देखना, उसके बाद आप एमीटर में रीडिंग देखना, ठीक है। फिर क्या करना, उस निक्रोम के वायर को हटाना, एक्स वाई में टॉर्च का बल्ब लगा देना, फिर एमीटर में रीडिंग देखना,
उसके बाद उसको भी हटाना और 10 वॉट के बल्ब को डाल देना, फिर एमीटर में रीडिंग देखना। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो क्या तीनों केसेस में एमीटर की रीडिंग सेम थी? बिल्कुल नहीं होंगी। हर केस में एमीटर की रीडिंग्स बिल्कुल अलग 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 होंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आप इन तीन के अलावा भी कुछ भी चीज लेकर जो है क्या बोलते हैं, कोई भी कंडक्टर रख रख के वैल्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी का मोटो क्या था? तो इस एक्टिविटी से आपने ये देखा कि एक सर्किट के अंदर अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग करंट फ्लो होता है। निक्रोम वायर में अलग रीडिंग आई थी, टॉर्च के बल्ब में अलग रीडिंग आई थी, बल्ब 10 वॉट के बल्ब में अलग रीडिंग आई थी। तो कह रही ये डिफरेंस है क्यों? ये करंट की रीडिंग्स का डिफरेंस क्यों है? तो देखो, सर्टेन कंपोनेंट ऑफर एन इजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स व्हाइल अदर रेजिस्ट द फ्लो। देखो, कुछ ने तो करंट को इजीली फ्लो होने दिया, जैसे टॉर्च का बल्ब और 10 वॉट का बल्ब, लेकिन निक्रोम वायर कहता मैं अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं करने दूंगा। ठीक है, निक्रोम वायर जो है वो अपने अंदर से करंट को इजीली फ्लो नहीं करने देता। ठीक, उसकी प्रॉपर्टी है ये, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो वी नो दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रॉन्स जो इजीली फ्लो होने देगा यानी वो करंट को इजीली फ्लो होने देगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली फ्लो नहीं होने देगा वो करंट को इजीली फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है किसी भी कंडक्टर, इंसुलेटर तो भूल जाओ, इंसुलेटर तो अभी हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर भी करंट इजीली फ्लो नहीं होता। अभी तक तो हम यही पढ़ते थे 6th 7th 8th में कंडक्टर के बारे में, विच अलाउज करंट टू पास थ्रू इट। लेकिन वो किस रेट से अपने अंदर से पास होने दे रहा है, किस स्पीड से पास होने दे रहा है, वो भी तो अलग है ना। हमने देखा निक्रोम वायर कंडक्टर है, टॉर्च बल्ब कंडक्टर है, बल्ब कंडक्टर है, लेकिन सब में करंट की रीडिंग अलग है, जबकि वोल्टेज तो 6 वोल्ट का है ना, वोल्टेज तो 6 वोल्ट ही है, लेकिन फिर करंट की रीडिंग अलग क्यों आ रही है जब वोल्टेज सेम है? तो रीजन इनका अपना रेजिस्टेंस, इन चीजों का रेजिस्टेंस अलग 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 है। ठीक है, तो कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रॉन को फ्रीली मूव नहीं होने देता, सब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट करते ही करते हैं, है ना? क्यों? तो दे आर रिस्ट्रेन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ अदर एटम्स अमंग विच दे मूव। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना तो आसपास के एटम उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, तू इधर आजा, कहाँ जा रहा है, इधर आना। समझ में आ रही बात है? जब किसी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, ये हमारा कंडक्टर है, यहाँ पे ये रहा कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं तो इधर के कहीं के इस वायर के एटम्स कहते हैं भाई तू उधर क्यों जा रहा है, आगे क्यों जा रहा है, तू इधर मेरे पास आ, तो इसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसे जब रोकने की कोशिश करते हैं तो रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, उसके फ्लो में एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया ना, फ्लो रेजिस्ट हुआ है ना, उसका रोका है ना, इसी रेजिस्टेंस को तो अपन इसी रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी को तो रेजिस्टेंस कहते हैं। तो दस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। तो कभी भी किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उनका मोशन, उनकी स्पीड घट जाती है उसके रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, आपको एमीटर में अलग अलग रीडिंग्स दिखाई देती हैं। तो इससे आपको ये भी समझ में आ गया कि हमने जब वोल्टेज सोर्स सेम रखा तो भी करंट की वैल्यू बार बार बदल रही थी। क्यों बदल रही थी? हम अलग अलग रेजिस्टेंस यूज कर रहे थे, है ना। तो अब घर में प्रेस करने के लिए तो 3 अलग अलग प्रेस तो नहीं खरीद के लाओगे, जीन्स के लिए अलग, कॉटन के लिए अलग, लाइक्रा नायलॉन के लिए अलग, प्रेस तो एक ही रखनी पड़ेगी। तो उस केस में क्या रहता है, जैसे यहाँ तो आप 3 अलग अलग मटेरियल यूज कर रहे थे, निक्रोम वायर, टॉर्च बल्ब,
वहां तो 3 अलग अलग प्रेस नहीं रखोगे ना, तो उस प्रेस के अंदर ही 3 अलग अलग 5 अलग अलग रेजिस्टेंस दे रखे हैं। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा करंट घटता जाएगा। ठीक है, तो अगर कॉटन की हैंकी प्रेस करनी है तो आपको रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा ताकि कम करंट आए, प्रेस कम गर्म हो। और अगर आपको चाहिए क्या कि भैया हमारा जीन्स प्रेस करना हो, जल्दी प्रेस हो जाए, तो तुम रेजिस्टेंस घटाने लग जाओगे, करंट बढ़ने लग जाएगा और जल्दी प्रेस हो जाएगा वो। तो अब हमारे पास ना तुम्हें कंडक्टर भी समझ में आ गया कि यार कंडक्टर में भी लोचा है, गड़बड़ है ना। क्यों गड़बड़ है कि ये भी तो करंट के फ्लो को रोक रहे हैं। और अभी तक तो हम यही पढ़ते थे कंडक्टर होता है जो करंट को फ्लो होने दे, तो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करे, लेकिन कंडक्टर मान ही नहीं रहे हैं। ये तो अलग ही रंग दिखा रहे हैं। जो आपने 6, 7, 8 में पढ़ा सब असत्य, सब कुछ झूठ निकल रहा है। तो कंडक्टर को भी 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, एक है गुड कंडक्टर और एक है पुअर कंडक्टर। क्योंकि छठी में ना पुअर कंडक्टर क्या लिखते थे, विच डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू एट ऑल। वो डेफिनेशन बदल चुकी है। जो डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू एट ऑल है वो है इंसुलेटर। ठीक है, उनको तभी इंसुलेटर बोल देना चाहिए था, पुअर कंडक्टर नहीं बोलना चाहिए था। तो पहले गुड कंडक्टर की बात करते हैं। तो अ कंपोनेंट ऑफ गिवन साइज, एक पर्टिकुलर साइज का वो कंपोनेंट जो लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, बहुत कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है करंट के फ्लो होते टाइम। एक पर्टिकुलर साइज का वो कंपोनेंट हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट का जो बहुत कम क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है करंट के फ्लो को, उसको क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर। पुअर कंडक्टर की बात करें तो एक गिवन साइज का वो कंपोनेंट जो हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है वो पुअर कंडक्टर। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो पुअर कंडक्टर है और जिसका रेजिस्टेंस कम है वो गुड कंडक्टर। मान लो मेरे पास 1-1 सेंटीमीटर के 2 वायर हैं, एक ये है और एक ये है। इसका रेजिस्टेंस कम है तो ये गुड कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है पुअर कंडक्टर है। और 1 सेंटीमीटर का तुम लेके आ गए मेरे पास रबर का टुकड़ा, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, हुआ ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं हुआ। ठीक है, तो अ कंपोनेंट ऑफ गिवन साइज दैट ऑफर्स अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस। कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाए इसके अंदर से, वो हमारा इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट एट ऑल। गुड वो है जो करंट को कम रेजिस्टेंस के साथ बढ़िया करके फ्लो कराते हैं। पुअर वो हैं जो हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, पर कुछ अमाउंट में करंट को फ्लो होने देते हैं। इंसुलेटर जो करंट को फ्लो ही नहीं होने देते, वो दबाकर रेजिस्टेंस देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी आज के लिए अगला इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।